आज का हमारा जो अध्याय है वो है वायु तथा जल का प्रदूषण। पहली और बुझो ये जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। परंतु यह सुनकर वे दुखी भी थे कि सफेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र में वायु प्रदूषण से खतरा है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा यह पहले था। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम उस समय की कल्पना मात्र से भी भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपने पिछले कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। 18.1 वायु प्रदूषण। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप ये जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित है। क्रियाकलाप 18.1। आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाले सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी। चित्र 18.1। अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र। दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराया, गांव तथा शहर। चित्र 18.1 शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों को दिखाया गया है। उपयुक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों में स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। 18.2 वायु कैसे प्रदूषित होती है? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं तथा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन, लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं भी हो सकता है, जैसे चित्र 18.2 में दिखाया गया है। चित्र 18.2 फैक्ट्री से
निकलता हुआ यहाँ पे ये धुआं दिखाया गया है। क्रियाकलाप 18.2। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ित हैं, इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पास पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण कीजिए। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। चित्र 18.3। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है। चित्र 18.3। स्वचालित वाहनों के कारण वायु प्रदूषण को यहाँ पर दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियों नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई की लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। भुजों को विशेषतया सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत याद है। यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाती है। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। आपने अध्याय 5 में जीवाश्म ईंधन के जलाने के विषय में पढ़ लिया है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि CFCs के स्थान पर अब हम कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाली स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। चित्र 18.3। ये दृश्यता को घटा देते हैं। सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। क्रियाकलाप 18.3। उपयुक्त प्रदूषकों का उपयोग करके एक सारणी बनाइए। इसमें आप और अधिक आंकड़े भी जोड़ सकते हैं। सारणी 18.1।
वायु प्रदूषक यहाँ लिखने हैं, स्रोत और प्रभाव क्या क्या पड़ता है उनके बारे में यहाँ लिखना है। 18.3 विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। चित्र 18.4 विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन तथा विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों के संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ पर चित्र 18.4 में ताजमहल को दिखाया गया है। ये ताजमहल को दिखाया गया है। उद्योगों को सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके ये देखिए कि वे अब से 20 अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन या पुस्तिका के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मुझे फसलों वाला अध्याय याद है आता है। मैं हैरान हूँ, क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी या मृदा तथा पौधों को भी प्रभावित करती है। 18.4 पौधागर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला या नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधाघर को देखा है, तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधाघर में प्रवेश तो कर जाती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधाघर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिकता उत्तरदायी है, परंतु वायुमंडल में CO2 की मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका आधिक्य कैसे हो जाता है। आप जानते हैं कि CO2 वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं।
परंतु यदि वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति कार्य करती है। क्या आप पहेली के प्रश्न का हल ज्ञात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं? एक और तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। वनोन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधाघर गैसें कहते हैं। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट। विश्व उष्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधाघर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधाघर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है, जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। बुझो को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहली यह बताती है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने ये पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं। 18.5 क्या किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घोटू या श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित या पेट्रोल, CNG जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। चित्र 18.5 इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत यहाँ पर चित्र 18.5 में CNG द्वारा चालित सार्वजनिक परिवहन बसों को दिखाया गया है। स्वच्छ हो गई हैं। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया है। इन उदाहरणों की अपने मित्रों से चर्चा करिए। क्या आप विद्यालयों में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान पटाखों का बहिष्कार करिए के विषय में जानते हैं? इस अभियान ने दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर में काफ़ी अंतर ला दिया है। सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटरिंग किया जाता है।
इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो सकते हैं। क्रियाकलाप 18.4 विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प हैं, जैसे पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस द्वारा तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार द्वारा अथवा कार में साझेदारी करके। इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ या वृक्ष लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। क्या आप वन महोत्सव के विषय में जानते हैं? अब जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। चित्र 18.6 में दिखाया गया है। ये 18.6 दिखाया गया है चित्र 18.6 वृक्षों की पौध का रोपण करते हुए बच्चों को दिखाया गया है। बूझो तथा पहली एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहां कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे। उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएं से भरा था। पहली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो उन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता है। क्या आप सोचते हैं? 18.6 जल प्रदूषण। कक्षा 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदला हो जाता है। इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उनकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। जब भी वाहित मल या विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहते हैं। ये अगला 18.5 नल, तालाब, नदी, कुएं तथा झील के जल के नमूनों को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक को कांच के अलग अलग बर्तनों में उडेलिए। उनकी गंध, अम्लीयता तथा रंग की तुलना कीजिए। निम्नलिखित सारणी को भरिए। सारणी 18.2 यहाँ पर नल का जल, इसमें गंध, उसकी अम्लीयता, उसका रंग के बारे में बताना है। तालाब का जल, उसकी गंध कैसी है, उसमें अम्लीयता कितनी है, उसका रंग कैसा है। नदी का जल, उसमें गंध कैसी आ रही है, अम्लीयता कितनी है, रंग कैसा है। कुएं का जल, गंध कैसी आ रही है, अम्लीयता कैसी है और रंग कैसा है। झील का जल, उसमें गंध, अम्लीयता और रंग कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। 18.7 जल कैसे प्रदूषित हो जाता है, विशिष्ट अध्ययन। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। चित्र 18.7 यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या चित्र 18.7 गंगा नदी का मार्ग दिखाया गया है। ये गंगोत्री यहाँ पर, उसके बाद हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, ये इधर कोलकाता, ये गंगा नदी का
ये दिखाया गया है मार्ग को। का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर है। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है, वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनौपचारिक वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते। वहाँ यह नदी निर्जीव हो गई है। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुंचा दी है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। स्थिति को भलीभांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री तथा जैव अनिर्मीकरणीय पॉलीथीन की थैलियां फेंकते हैं। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चरम तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। चित्र 18.9। इसके उदाहरण तेल परिष्करणशालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियां हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधों तथा पशुओं में यहाँ पर दिखाया गया है। चित्र 18.8 गंगा नदी का प्रदूषित फैलाव। चित्र 18.9 में नदी में औद्योगिक फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट को दिखाया गया है। आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्राय इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल में मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कर्मियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। हमने अध्याय में 1 में यह देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी
तथा अपत्रणनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों, नदी, नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिसकर भी भौमजल को प्रदूषित करते हैं। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। ये उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फॉस्फेटों जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। स्मरण कराना क्रियाकलाप 18.6। आपने कक्षा 7 में अपने क्षेत्र में वाहित मल निपटान व्यवस्था की जांच की थी। क्या आपको याद है कि आपके घर से वाहित मल कैसे एकत्रित किया गया था? फिर वह कहाँ गया? कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। क्या भौमजल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं, तो इसका यह अर्थ है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं, तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं, गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। यह जल प्राय विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदियों में बहाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उनमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 18.8 पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? क्रियाकलाप 18.7। आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाएं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे बीच से दो बराबर भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए। इसमें भीतर कागज के नैपकिन अथवा पतले कपड़े की एक परत बनाइए और इसके ऊपर रुई, रेत तथा फिर बजरी की परतें बिछाइए। अब इस फिल्टर पर गंदला जल उडेलिए तथा फिल्ट्रित जल का प्रेक्षण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों तथा अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? अपने घर में उपयोग होने वाले पीने का जल आप कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम प्रदूषित जल पिएं तो क्या होगा? वो जो बहुत परेशान है, वह पहले से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह देखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परंतु फिर भी वह बीमार हो गया। पहली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है, उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव अथवा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वाहित मल
उपचार संयंत्रों में जल की शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम तथा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती हैं। क्या आप जानते हैं संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता। आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। आप ये देख चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर किंडल फिल्टर होता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। हमें सावधानी रखना चाहिए। हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। 18.9 क्या किया जा सकता है। क्रियाकलाप 18.8 पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूषण के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। पीने के जल के स्रोत तथा वाहित मल जल के व्ययन की विधियों के आंकड़े एकत्र कीजिए। समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं। इसके लिए आप किसी स्थानीय डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल के साथ ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, जैसे चित्र 18.10 में दिखाया गया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज, पुनः चक्रण रिसाइकल, पुनः प्राप्त करना यानी रिकवर और उपयोग न करना यानी रिफ्यूज हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए। आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं। धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है। यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक कि हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते, पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। चित्र 18.10 जल उपचार संयंत्र को दिखाया गया है। यहाँ पर ये जल उपचार संयंत्र है। क्या आप जानते हैं जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल में प्रति सेकंड एक बूंद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।